अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। मेरा नाम अलीना सिद्दीकी है और मैं इंडिया के शहर कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। आज जो स्टोरी मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ, ये कोई मन घड़त या सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी खाला के साथ बीती हुई बिल्कुल रियल और हाल ही की एक ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। बात अभी इसी महीने की है, यानी तकरीबन 10 या 12 जुलाई 2026 का ये वाक़या है। मेरी खाला कानपुर में रहती हैं। उनका घर आम दिनों में बिल्कुल पुरसुकून रहता है, लेकिन इन 2 दिनों में उनके साथ जो कुछ हुआ उसने उनकी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। बात शुरू होती है उस रात से जब खाला अपने रूम में सो रही थीं। आम तौर पर उनकी आदत है कि वो रात को सोने से पहले अपने रूम का दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करती हैं, लेकिन उस रात पता नहीं कैसे उनसे गलती हुई या यूं कहीं कि उनके जहन से निकल गया और दरवाज़ा हल्का सा खुला रह गया। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। घड़ी में वक्त तकरीबन रात के 2 या 3 बजे का हो रहा था। पूरा घर सो रहा था और खाला भी गहरी नींद में नहीं, बल्कि एक हल्की सी नींद में थीं। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि रूम का वो हल्का सा खुला हुआ दरवाज़ा थोड़ा और खुला। सन्नाटे को चीरती हुई एक आहट हुई। खाला की आंखें पूरी तरह नहीं खुली थीं, वो हल्की नींद में थीं, लेकिन उन्हें साफ महसूस हुआ कि कोई रूम के अंदर दाखिल हुआ है। वो कोई मर्द था या कोई और मखलूक, ये कहना मुश्किल है। वो साया या वो शख्स खाला के बिस्तर के पास आया, पूरे रूम में एक अजीब सा राउंड मारा और जैसे आया था वैसे ही खामोशी से बाहर निकल गया। खाला कहती हैं कि उस वक्त उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उठकर देखें। अगली सुबह जब उन्होंने इस बात पर गौर किया तो वो डर से कांप उठीं। इतनी रात गए घर का कोई इंसान तो हो नहीं सकता था, क्योंकि घर के जितने भी मर्द हजरात हैं वो सब रात के 11 बजे तक हर हाल में घर लौट आते हैं और सब अपने अपने रूम्स में सो चुके होते हैं। तो फिर रात के 3 बजे खाला के रूम में राउंड मारने वाला वो कौन था? अभी खाला उस पहली रात के खौफ से उभर भी नहीं पाई थीं कि अगले ही दिन उनके साथ उससे भी ज़्यादा खौफनाक हादसा पेश आया। अगला दिन था। शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे थे। खाला की तबीयत थोड़ी नासाज थी। उन्हें शदीद थकन महसूस हो रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गईं और उनकी आंख लग गई। खाला अभी नींद में ही थीं कि अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके बिल्कुल पास उनके चेहरे के करीब आकर खड़ा हो गया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पातीं या आंखें खोलतीं, उनके ईयर के बिल्कुल पास किसी ने बहुत ही भयानक, भारी और चीखती हुई आवाज़ में चलाकर कहा, रेना उठो, चलना नहीं है। वो आवाज़ इतनी खौफनाक और तेज़ थी कि खाला डर के मारे एक झटके से उठ बैठीं। उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। उन्होंने घबराकर फ़ौरन टाइम देखा तो शाम के 5:30 हो गए थे, यानी मगरिब का वक्त करीब था। उन्होंने पूरे रूम में और घर में नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खाला का नाम रेना है और घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें इस तरह से इतनी डरावनी आवाज़ में पुकारे या उठाए। घर के सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो फिर उनके ईयर में चलाने वाला वो कौन था और वो उन्हें कहाँ ले जाने की बात कर रहा था? व्यूअर्स, जब मेरी खाला ने ये सब मुझे बताया तो सच मानिए मैं बहुत बहुत हैरान हुई और मुझ पर एक सकते की हालत तारी हो गई। घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसी हरकत करे। खाला बताती हैं कि उन दिनों से उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती। उन्हें हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी, खौफ और सर पर भारीपन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई जिन्नाती मसला है या कोई बुरी मखलूक उनके पीछे लगी है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, लेकिन जो भी था वो बहुत खौफनाक और रियल था।
خالہ ابھی تک اس خوف سے باہر نہیں آ پائی ہیں۔ میری آپ سب ویورز سے گزارش ہے کہ میری خالہ کو اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہر مصیبت، پریشانی اور بری مخلوق کے شر سے سبھی مومنوں اور مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سرفراز کہتے ہیں، میں کراچی کے علاقے کرنگی کا رہائشی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک انتہائی خوفناک سچا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں گلستان جوہر کے ایک مکان میں شفٹ ہوا۔ وہ مکان میں نے کرائے پر لیا تھا۔ مسئلہ یہ بنا کہ ہم پہلے جس مکان میں رہتے تھے وہ بھی کرائے کا ہی تھا، لیکن مالک مکان نے اچانک وہ گھر بیچ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں ایمرجنسی میں فوری طور پر کوئی دوسرا مکان چاہیے تھا اور اتنی جلدی نیا گھر ملنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ ہماری مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم کوئی بہت بڑا یا مہنگا گھر افورڈ کر سکتے۔ میں اپنے پورے گھر کا واحد کفیل تھا اور میری شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی معقول سا مکان مل جائے جس کا کرایہ مناسب ہو تو ہم وہاں منتقل ہو جائیں۔ میرا ایک دوست پراپرٹی ڈیلر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گلستان جوہر میں ایک مکان خالی پڑا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے گیا۔ جب میں نے وہ گھر دیکھا تو وہ حد سے زیادہ بوسیدہ، پرانا اور گندا تھا۔ گھر کے بالکل برابر میں ایک کچرا کنڈی، کوڑا دان بھی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، کیا یہ مکان برسوں سے خالی پڑا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، ابھی تو اسے خالی ہوئے صرف 8 سے 9 ماہ ہوئے ہیں، لیکن پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ مکان کی حالت اتنی خراب تھی کہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تھے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گھر بھی اسی کچرا کنڈی کا کوئی حصہ ہو۔ در و دیوار اور فرش اتنے غلیظ تھے کہ عفونت اور بدبو پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ دیواریں بھی کالی ہو چکی تھیں۔ دوست نے بتایا کہ تم سے پہلے یہاں ایک پرائیویٹ ہسپتال کی 4-5 نرسیں رہا کرتی تھیں۔ جب سے وہ یہ گھر چھوڑ کر گئی ہیں تب سے یہ خالی پڑا ہے۔ تمہیں ضرورت تھی اس لیے میں نے دکھا دیا۔ میں نے سوچا کہ ایک بار گھر والوں کو بھی دکھا دوں۔ میں نے دوست سے کہا کہ مجھے شام تک کی مہلت دو تاکہ میں اپنی فیملی کو وزٹ کروا دوں۔ شام کو جب میرے امی ابو گھر دیکھنے آئے تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم اتنے گندے اور غلیظ گھر میں نہیں رہیں گے، ہم کوئی اور گھر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ گھر کی صفائی اور رنگ و روغن میں نے اپنے دوست کو معذرت کر دی، لیکن اگلے ہی دن اس کا فون آیا اور اس نے کہا، مالک مکان نے کہا ہے کہ اگر تم یہ گھر لے لو تو وہ پورے گھر کا وائٹ واش اور صفائی کا خرچہ خود برداشت کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 3 دن ہیں، اگر تم اسے اس قابل بنا دو کہ گھر والے انکار نہ کر سکیں تو ہم سوچ سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ 1 ہفتے کے اندر اس نے گھر کی اچھی طرح صفائی ستھرائی کروا دی۔ صفائی کے بعد گھر پہلے کی نسبت کچھ قابل قبول لگ رہا تھا اور کرایہ بھی ہماری سوچ سے آدھا تھا۔ میں نے گھر والوں کو دوبارہ دکھایا اور کہا کہ ہم 10 دن اور لے لیتے ہیں اور اس کی سفیدی بھی کروا دیتے ہیں۔ مالک مکان نے تقریباً 15 سے 20 دن لیے اور پورے گھر میں پینٹ کروا دیا۔ رنگ و روغن ہونے کے بعد گھر کی کیپلٹ ہی بدل گئی۔ اب وہ پہلے جیسا گندا اور خوفناک نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ پہلی نظر میں تو وہ کسی جنات کا مسکن ہی لگتا تھا۔ خیر، ہم جیسے تیسے اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کافی بڑا تھا، اس میں ایک بڑا صحن تھا جس کے کونے پر ایک درخت لگا ہوا تھا۔ اس گھر میں شفٹ ہوئے ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ میری امی کہنے لگی، میرا اس گھر میں بالکل دل نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیوں، یہ گھر مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے۔ میں نے کہا، امی، آپ کو تو یہ گھر پہلے ہی پسند نہیں تھا، شاید اسی لیے وہم ہو رہا ہے، کچھ دن رہیں گی تو دل لگ جائے گا۔ ان دنوں موسم نارمل تھا، سردی شروع نہیں ہوئی تھی۔
बल्कि सिर्फ मौसम बदल रहा था। मेरे अम्मी अब्बू ने सहन में चारपाइयाँ बिछा ली और सोने लगे। मेरे छोटे बहन भाई साथ वाले कमरे में सो रहे थे और मैं और मेरी अहलिया अपने कमरे में थे। रात के किसी पहर मेरी बीवी की आंख खुली। उसे वॉशरूम जाना था। जैसे ही वो उठी, उसने सहन में एक अजीबो गरीब मंजर देखा। जहाँ मेरे वालिद साहब की चारपाई थी, वहाँ पास ही एक खाली कुर्सी रखी होती थी। क्योंकि वालिद साहब फजर की नमाज के लिए जागते तो घुटनों की तकलीफ के बायस कुर्सी पर बैठकर ही नमाज पढ़ते थे। उस कुर्सी का रुख उस दरख्त की जानिब था। उस कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और वो टेक लगाकर बैठी थी। मेरी बीवी को ये देखकर सख्त ताज्जुब हुआ कि रात के इस पहर बाहर कौन बैठा है। उसे लगा कि शायद मेरी बहन सोनिया होगी। वो अभी उस कुर्सी की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उसने देखा कि अम्मी अब्बू तो गहरी नींद में सो रहे हैं। इतने में उसे कमरे के अंदर से मेरी बहन की आवाज़ आई, जिसने उसे भाभी कहकर पुकारा। जैसे ही मेरी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा तो सोनिया कमरे के अंदर ही मौजूद थी। जब उसने दोबारा कुर्सी की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी बीवी शदीद खौफजदा हो गई और तेज़ी से सोनिया के पास आई। सोनिया ने कहा, भाभी, मुझे काफ़ी देर से प्यास लगी थी, लेकिन बहुत डर लग रहा था। मैंने बाहर किसी को चलते फिरते देखा है। जहाँ अब्बू की चारपाई है, वहाँ पहले कोई खड़ा था और फिर एक साया सा कभी उधर जा रहा था तो कभी उधर। मैं बहुत डरी हुई थी। आप कमरे से बाहर आए तो मैंने शुक्र अदा किया। मेरी बीवी की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। उसने सोनिया से कहा, मैंने भी अभी एक औरत को कुर्सी पर बैठे देखा है। वो हूबहू तुम्हारी तरह ही लग रही थी और उसके बाल भी तुम्हारे जैसे ही थे। दोनों बहुत डर गईं। पहले मेरी बीवी सोनिया के साथ वॉशरूम गई, फिर किचन से उसे पानी पिलाया और दोनों अपने अपने कमरों में जाकर लेट गईं। सुबह जब मेरी बीवी ने मुझे ये बात बताई तो मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी। लेकिन ये मामलात यही ख़त्म नहीं हुए। हर रोज़ किसी न किसी को कुछ ना कुछ महसूस होता था। जिस तरह मेरी बीवी ने एक औरत को देखा था, इसी तरह एक दिन मग़रिब के वक्त मेरे छोटे भाई ने सोचा कि वो छत पर जाकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे। नीचे सब शोर मचा रहे थे और उसके दोस्त की बार बार कॉल्स आ रही थीं। छत पर भी एक चारपाई रखी हुई थी। वो वहाँ बैठकर अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करने लगा। वो बताता है कि अचानक एक औरत चलती हुई आई और चारपाई पर बैठ गई। उसने सोचा कि शायद अम्मी या सोनिया में से कोई होगी, तो उसने कहा, तुम लोगों को नीचे भी सुकून नहीं आता? मैं ऊपर फ़ोन पर बात करने आया हूँ, तो तुम लोग यहाँ भी मेरे पीछे आ गए हो। अभी उसने ये कहा ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत गुस्से में उसकी पीठ पर जोर से हाथ मारा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो चारपाई बिल्कुल खाली थी। वो भागता हुआ छत की दीवार के पास आया और नीचे झांक कर चलाया। छत पर अभी कौन आया था? मेरी कमर पर किसने मारा है? अम्मी और भाभी सहन में ही बैठी थीं। उन्होंने कहा, छत पर तो कोई भी नहीं गया, अभी तुम ही गए हो। वो बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा था, उस चारपाई को किसी ने बहुत ज़ोर से घसीटकर छत के दरमियान में कर दिया था और घसीटने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो चीखें मारता हुआ नीचे भागा और आकर सबको बताने लगा कि उसके साथ क्या हुआ है। अब हम सब लोग शदीद परेशान और खौफज़दा हो चुके थे। अम्मी ने कहा, इस घर में आसीब के असरात हैं। जितना गंदा ये घर था, मुझे तो पहले ही लगा था कि ये जगह आसीब ज़दा है। यहाँ जिन्नात और भूत प्रीत का साया है। कुछ दिन और गुजर गए और हमें उस घर में तकरीबन 20 दिन हो चुके थे। एक रात की बात है, मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी, तो मुझे वहाँ ज़रा देर हो गई। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मेरे साथ ना जा सकी। मैं अकेला ही गया था। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होते होते रात के 2:30 बज गए। दोस्त मुझे घर छोड़ गया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा,
मैंने क्या देखा कि हमारी सीढ़ियों पर एक काले रंग का कपड़ा है और उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है। खींचने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था, बस वो कपड़ा खुद ब खुद ऊपर जा रहा था। मैं फौरन तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। वहां पहुंचकर मेरी नज़र जिस वजूद पर पड़ी, उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक और भयानक था। उसने औरतों वाला लिबास पहना हुआ था। उसकी अजीबो-गरीब लंबी लंबी मूछें थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर संग भी हों। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों से जैसे अंगारे निकल रहे थे। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैं वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मेरे चीखने और गिरने की आवाज़ सुनकर घर वाले जाग गए। उन्होंने मुझे वहाँ बेहोश पाया। भाई और अब्बू ने हिम्मत करके मुझे उठाया और चारपाई पर लिटाया। वो काफ़ी देर मेरे हाथ पांव मिलते रहे और चेहरे पर पानी के छींटे मारते रहे। जब मुझे होश आया तो फजर का वक्त होने वाला था, तकरीबन 4:45 बजे। मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने बताया कि तुम बेहोश पड़े थे। मैंने उन्हें पूरा वाक़या सुनाया। अम्मी ने कहा, तुम तो हमारी बात का यकीन नहीं करते थे, अब तुम्हें यकीन आया? मैंने भी उस दौरान उस घर में कई बार अजीबो-गरीब चेहरों वाले लोग देखे हैं, जो एक पुल सामने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उनका कोई एक ठिकाना नहीं, वो घर के हर कोने में मौजूद है। फजर की नमाज के बाद जब मैं कमरे में आई तो सामने कोने में कोई खड़ा था। लाइट ऑन की तो गायब हो गया। मेरी बात मानो बेटा, हमें उस घर में नहीं रहना। वो जो नर्सें यहाँ रहती थीं, वो भी इसीलिए भाग गई होंगी। सब ने फजर की नमाज अदा की और फिर सो गए। सुबह 9 बजे जब मैं काम पर गया तो मैंने अपने एक दोस्त से इस बात का जिक्र किया। उसने बताया कि वो एक अल्लाह वाले को जानता है। अगर कहो तो उन्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ ताकि हकीकत मालूम हो सके। हम उनके पास गए। मैंने उन्हें तमाम हालात बताए तो वो हमारे घर आने पर रजामंद हो गए। शाम के वक्त मैं उन्हें घर लेकर आया। उन्होंने पूरे घर का मुआयना करने के बाद बताया, उस घर के बिल्कुल साथ जो कचरा कंडी है, वहाँ जिन्नात का शदीद असर और बड़ा मस्कन है। लोग यहाँ आकर अपने औतारे फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से जिन्नात आसपास के घरों में मुकीम हो जाते हैं। चूंकि ये घर बिल्कुल साथ है, इसलिए यहाँ शदीद आसेब है। तुम लोग जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो, वरना ये तुम्हें जानी या माली नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम बहुत डर गए। मैंने अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त को सारी सूरत हाल बताई। पहले तो वो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब मैंने उसे कस्में खाकर बताया कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो वो शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था क्योंकि मुझे अपनी डीलरशिप और नौकरी बचानी थी। तुमसे पहले जो नर्सें यहाँ रहती थीं, उनकी भी यही शिकायत थी कि रात को ड्यूटी से वापस आने पर उनका सामान बिखरा होता था और उन्हें भयानक चेहरे नजर आते थे। मैं उन्हें वहम कहकर टाल देता था, लेकिन जब मैं इस घर की सफाई और पेंट करवा रहा था, उस वक्त मुझे भी कुछ साए और वजूद नजर आए थे। मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे छुपाया। मुझे सिर्फ 5 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें कोई दूसरा अच्छा मकान ढूंढ कर देता हूँ। उस दोस्त ने 5 दिन के अंदर अंदर हमें एक दूसरा मकान ढूंढ कर दे दिया, जहां हम मुंतकिल हो गए और आज भी वहीं मुकीम हैं। ये थी हमारे गुलिस्तान जौहर वाले इस आसीब ज़दा मकान की कहानी। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जाने के बाद वहाँ कोई दोबारा रहने गया या नहीं। जी नाजरीन, ये थी आज की खौफनाक कहानी। ये बात बिल्कुल सच है कि जो मकानात या इलाके आसीब ज़दा होते हैं, वहाँ इंसानों का सुकून से रहना मुमकिन नहीं होता। जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं रखते और कहते हैं कि जिन्नात अपने वजूद का एहसास नहीं दिलाते, वो सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देते हैं। जहाँ जिन्नात का मस्कन हो, वो अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाते हैं, चाहे इंसान इसे तस्लीम करे या ना करे। आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।
اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا خوفناک واقعہ ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں۔ آپ سب کی محبتوں اور تعاون کا بہت بہت شکریہ۔